So hello everyone, welcome to the new lecture on exam notes. Today we are going to discuss the current affairs between 16 January 2022 to 22nd January. For the earlier videos, for the earlier weeks of the current affairs, you can just click on this card button, iCard button, to get the more information. This is about myself. My name is Prakash Dubey. I have done my BA and my Masters in History from the reputed universities. So yeah, coming to the first article, it is about the 20th livestock census. I don't know ये article क्यों दिया गया, because 20th livestock census 2019 में आए थे, but out of the blue द हिंदू ने ये आर्टिकल इस वीक पब्लिश किया है. इस आर्टिकल के बारे में इन शॉर्ट ये बताया गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं फार्मर्स, लाइव स्टॉक फार्मर्स, और क्या क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हैं. तो मैं आपको इन शॉर्ट में इन सब के बारे में बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अराउंड 95.8% जो हमारे जो लाइव स्टॉक्स है वो रूरल एरियाज़ में कन्फाइंड है. मतलब रफली अराउंड 96% जो लाइव स्टॉक्स है, जो जितने भी कैटल्स हैं वो रूरल एरियाज़ में हैं. तो उसके कारण प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं. तो जब पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हम लोग के अनट्रेंड डॉक्टर्स हैं रूरल एरियाज़ में, मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो ऐसे ही फर्जी डॉक्टर्स हैं, या फिर आप कह लीजिए जो उनके असिस्टेंट होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, वही डॉक्टर बन के वो कोई भी दवाई, कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक्स जानवरों को दे देते हैं जिसके कारण से उनके अंदर एक एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पैदा हो जाता है. ज़रूरी नहीं है कि ये बस ह्यूमंस के अंदर पे हो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, बट ये जानवरों के अंदर भी हो जाता है. तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए जब उनको कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी होगी तो जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स हैं वो उनको फ़ायदा नहीं करेंगे. सो उसके कारण उनको हैवी डोज लगेगी, जिसके कारण से फार्मर्स की जो पैसे हैं वो ज़्यादा जाएंगे सब चीज़ों में, और इससे इनकी अर्निंग्स पे लॉस होता है. बिकॉज एंड ऑफ द डे हम लोग का मोटिव क्या है कि फार्मर्स की अर्निंग बढ़ाना. सो सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लाइफ स्टॉक्स रूरल एरियाज़ में है. सो वहाँ पे हॉस्पिटल की डेंसिटीज़, जो वेटनरी हॉस्पिटल्स, जो वेट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत कम है, जिनके कारण से एक क्रिटिकल टाइम पे, सही टाइम पे जानवरों को इलाज नहीं मिल पाता, और जिससे उनकी डेथ हो जाती है, जिससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है. जो थर्ड रीज़न है वो है मिल्क लॉस. बीमार होने के कारण पे जानवर दूध देना बंद कर देते हैं, जिसके कारण से फार्मर्स का अगेन अर्निंग पे लॉस होता है, एंड देन जिसके कारण से वो कभी कभी पॉवर्टी की तरफ भी चले जाते हैं फार्मर. बिकॉज एक जानवर की कीमत बहुत महंगी होती है. अगर आप पता करेंगे, एक जो भैंस होती है, एक जो गाय होती है, जो अच्छी ब्रीड की होती है, वो रफली अराउंड 1 से 2 लाख के बीच में आती हैं. और अगर वो बीमार पड़ जाएं तो इसके कारण से जो फार्मर्स हैं उनको बहुत बड़ा लॉस होता है. सो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स जो एक लाइफ स्टॉक फार्मर है वो फेस करता है. इसके प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या है जो इस आर्टिकल में बताए गए हैं. तो एक जो सॉल्यूशन ये बताया गया है वो है मोबाइल वेटनरी यूनिट्स. मोबाइल वेटनरी यूनिट्स देखा जाए तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को एक तरीके से सॉल्व कर सकती हैं. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहीं भी पहुंच जाएंगे, जिससे कि एक अनट्रेंड डॉक्टर्स का एक जो वो होता है कि एक अनट्रेंड डॉक्टर्स है, बट मोबाइल वेटनरी यूनिट्स में एक ट्रेंड डॉक्टर होगा, एक ट्रेंड जो वहाँ पे मेडिसिन्स मिलेगी वो मिलेंगी. उसके कारण से एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो एनिमल्स में पैदा नहीं होगा. सेकेंडली, ये WHO का जो वन हेल्थ विजन है उसके साथ ये सिंक किया जाएगा, और जितनी भी जो प्रॉब्लम आती है वेटनरी डिजीज़ की, जो टाइमली एडिक्वेट जो टेस्टिंग चाहिए होती है, जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, वो एक ये MVUs मोबाइल वेटनरी यूनिट्स के द्वारा पहुंचाया जाएगा. इससे ये भी हो सकता है कि जो अदर बेनिफिट जो बताया गया वो ये है कि जो एडिशनल जो MYUs की जो रिक्वायरमेंट है उससे एम्प्लॉयमेंट में भी फ़र्क पड़ेगा, और जो वेटनेरियंस हैं, जो जितने भी डॉक्टर्स हैं एनिमल्स के, उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सो इनडायरेक्टली ये हेल्प करेगा कि ये जो अनट्रेंड डॉक्टर्स हैं उनको कैप करने में. और इन सब से हेल्प ये मिलेगी कि जो फार्मर्स हैं उनकी जो लॉस है वो उससे कम होगा, और इनसे फार्मर्स की अर्निंग को बढ़ावा मिलेगा. नाउ कमिंग टू द सम डेटाज, जो मैंने बताया था कि आपको मैं बताऊंगा सम डेटाज की बात किया जाए. एमपी की स्पेसिफिक बात किया जाए तो एमपी में टोटल 40.6 मिलियन
लाइफ स्टॉक्स हैं एज पर 20th लाइफ स्टॉक सेंसस। ऑल्सो एक ट्रेंड देखा गया है इस सेंसस के हिसाब से कि एमपी में और बहुत सारे स्टेट्स में लाइफ स्टॉक्स की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। ये बात याद रखिएगा, इस स्टेटमेंट्स में बहुत पूछा जा सकता है कि वेदर एमपी के लाइफ स्टॉक सेंसस की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, बट ये कम हो रही है। नाउ दिस इज़ इट अबाउट दिस आर्टिकल्स। यही इंपॉर्टेंट था इसमें जो मैंने आपको इन ब्रीफ बता दिया है। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट ईस्टर्न स्वॉर्म डियर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि ईस्टर्न स्वॉर्म डियर्स होते क्या हैं। सो दीज स्वॉर्म डियर्स आर मेनली फाउंड इन द नेपाल रीजन, और इंडिया में ये एंडेमिक है इन द काजीरंगा नेशनल पार्क। सो ये इसमें ये बताया गया कि सडनली इनकी जो पॉपुलेशन है, जो इंडिया में पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा गिर रही है। वैसे ही इनका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, बट इंडिया में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है। एंड वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल है फॉर द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द टाइगर रिजर्व एंड इंकरेजिंग द एनिमल। सो जो मेजर टेक अवेज है वो आर्टिकल से वो ये हैं कि ईस्टर्न स्वॉर्म डियर्स फर्स्ट इज़ एंडेमिक टू काजीरंगा। सेकेंडली इनका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। thirdly they are very important for the ecological and for the whole biodiversity of the Kaziranga National Park, very important. सो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये बताता हूँ कि काजीरंगा है कहाँ। काजीरंगा इज़ इन आसाम। मैंने आपको वैसे ये स्लाइड बता दी थी लास्ट लेक्चर में, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आसाम में अब देखा जाए तो और भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स है, विच इज़ रायमोना, मानस, ओरांग, काजीरंगा, नामेरी, डिब्रू साइखोवा एंड देहांग पटकाई। और इसमें से जो टाइगर रिजर्व्स है वो है मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, रायमोना, ये सब टाइगर रिजर्व भी हैं। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कौन से नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी हैं और कौन से नहीं हैं। नाउ गोइंग इनटू द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज़ अबाउट ए टाइगर पॉपुलेशन इन बंदीपुर नागरहोल। इस आर्टिकल में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, बट मैंने यहाँ पे आपको इस आर्टिकल के थ्रू ये बताने की कोशिश की कि बंदीपुर और नागरहोल में इंपॉर्टेंट क्या है। सो बंदीपुर जैसा आपने यहाँ पे देख सकते हैं इज़ एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1973 अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। और ऑल्सो बंदीपुर जो है वो ट्रांजैक्शन एरिया में आता है इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला। ये इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से तो ये कर्नाटक है, यहाँ पे आपका आएगा केरला आएगा और यहाँ पे आएगा तमिलनाडु। सो यहाँ पे ये है बंदीपुर टाइगर रिजर्व, ये रहा। तो ये जो जितना भी आपको ये एरिया दिख रहा है ना, ये वाला ग्रे वाला जो मैं आपको रेड यहाँ पे करूँ, ये पूरा बंदीपुर है। और ये जो अगर आप पूरा एरिया देखेंगे जो ग्रीन वाला है, ये पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। सो जैसा जैसा टाइम आएगा, जैसे जैसे आर्टिकल्स आएंगे, मैं आपको ये पूरे के बारे में बताऊँगा कि नीलगिरी टाइगर रिजर्व है क्या। सो नाउ कमिंग इट बैक टू आर्टिकल। सो जैसे मैंने बताया कि ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में 3 स्टेट्स के बीच में फॉर्म होता है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज़ सराउंडेड बाय मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो अगेन कमिंग टू दिस पिक्चर कि ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये रही वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है मुदुमलाई और ये रहा अपना बंदीपुर। सो ये अगर आप देखेंगे सराउंडेड है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, मुदुमलाई से, और इसके नॉर्थ में है यहाँ पे है अपना नागरहोल टाइगर रिजर्व। सो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इनकी लोकेशन है एंड दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूज़, बिकॉज ये जो एरिया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कभी ना कभी पूछता ही रहता है। तो प्लीज़ इस इमेज को अच्छे से देख लीजिए कि कहाँ पे क्या है। सबसे पहले ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर नागरहोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सो दिस एरिया इज़ वेरी क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट। नाउ कमिंग इट बैक, ये जो अपना बंदीपुर है, यहाँ से कौन सी रिवर जाती है, विच इज़ काबिनी रिजर्व, काबिनी रिवर, एंड यहाँ पे एक रिजर्वायर भी है जिसके वही काबिनी के नाम से। सो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड इज नागरहोल। नागरहोल जो इस्टेब्लिश हुआ था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट हैज़ बीन अपग्रेडेड एज नेशनल पार्क इन द ईयर 1988। ऑल्सो ये टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है इन द ईयर 1999। एंड देन अभी मैंने आपको फ़ोटो दिखा दी है कि नागरहोल इज़ लाइज इन द वेस्टर्न घाट्स
एंड इट इज़ पार्ट ऑफ अगेन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये इस काबिनी रिवर यहाँ से फ्लो होती है और इसके साउथ में आता है बंदीपुर नेशनल पार्क। सो अगेन ये पिक्चर में हम लोग देखें तो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कहाँ पे है नागरहोल। ये रहा नागरहोल, ये रहा वायनाड, ये रहा बंदीपुर, ये पूरा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। तो ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। सो अगर हम लोग देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, तो सबसे बड़ा होता है अपना बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंदर एक एरिया होता है वो उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फिर उसके अंदर एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं नेशनल पार्क। और अगर हम लोग रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से देखा जाए, स्ट्रिक्ट कौन सा ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है नेशनल पार्क के अंदर, फिर हल्की सी ढील होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और फिर उसके बाद थोड़े से और रूल्स ईजी हो जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। सो ये मोटा मोटा ये सारी बातें हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क के बारे में, और नागरहोल टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क के बारे में। सो गोइंग इनटू द नेक्स्ट आर्टिकल, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में है। तो ब्रह्मोस मिसाइल प्लीज अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि इट इज़ अ क्रूज मिसाइल। वैसे मैंने ये पूरा ब्रह्मोस मिसाइल को अच्छे से कवर किया है अपने लास्ट लेक्चर्स में। क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है इंडिया और रशिया ने मिलकर। ब्रह्मोस का फुल फॉर्म होता है ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कवी। ये दोनों अलग अलग रिवर्स हैं जो डिनोट करती हैं इंडिया और रशिया को। और भी अच्छे से इस आर्टिकल को, इस ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानने के लिए प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग वॉच द लास्ट लेक्चर्स। मैं जिसका यहाँ पे आई कार्ड में इसकी लिंक दी हुई है यहाँ पे। सो गोइंग इनटू द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज़ नथिंग। मैं आपको ये आर्टिकल इसलिए डाला हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू प्लीज़ काइंडली गेट वैक्सीनेटेड, बिकॉज जैसा कि आप लोग सभी लोग देख रहे होंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट पे वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से काम कर रही है। और 90%, मोर देन 90% जितने भी केसेस हैं वो माइल्ड केसेस आ रहे हैं ओमिक्रॉन के जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। और जो डेथ भी हो रही हैं वो मेजर डेथ उन लोगों की हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। सो आई एम जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर, प्लीज़ जस्ट गेट वैक्सीनेटेड एंड बी सेफ। इसमें मैं ये आर्टिकल्स में पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ पर्सनैलिटीज़ है जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये मालविका बंसोड़, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। सो इनका नाम नोट कर लीजिए बिकॉज ये न्यूज़ में लगातार बनी हुई हैं। और एक दो और नाम है, सो प्लीज़ जस्ट नोट इट डाउन। HS प्रणॉय, मालविका बंसोड़, आकार्षी कश्यप एंड अनुपमा उपाध्याय। दीज आर द नेम्स जिनके बारे में बोलूँगा कि आप इनको नोट कर लीजिए कि ये बैडमिंटन प्लेयर्स हैं ये सब के सब। बिकॉज MPPSC में ये आदत बनी रही है कि वो प्लेयर्स के नाम पूछ लेते हैं, बट मेनली वो MP के प्लेयर्स के नाम पूछते हैं। सो जैसे कि न्यूज़ आएगी MP के प्लेयर्स के नाम पे मैं आपको वापस से उसको बताऊंगा। इसमें एक और न्यूज़ थी कि सैयद मोदी इंटरनेशनल इवेंट, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। सो दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन कि सैयद मोदी इंटरनेशनल इवेंट किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सो इट इज़ रिलेटेड विथ बैडमिंटन। That's it. Next news is again a person in news which is Mr. Satvik. ये again he is a badminton player who has recently won a gold medal. So just remember his name, Satvik. Now going into the next news, yes, the name is आकर्षी कश्यप। जैसे मैंने आपको लास्ट न्यूज़ में बता दिया है कि she is also a badminton player, और यही मैंने आपको बताने के लिए किया था कि सैयद मोदी जो कप है, जो ओपन है, it is related to badminton because they can confuse you with tennis or any other game, but Syed Modi Open is related to badminton. Going into the next news is about this लक्ष्य सेन। मैंने आपको इनके बारे में लास्ट वीडियो में बताया था और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सो इनके बहुत हाई प्रोबेबल चांसेस हैं कि इनके बारे में पूछ लिया जाए कि ये कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं। सो लक्ष्य सेन इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड ही प्लेज बैडमिंटन also and why he is important because he just won I think some event जिसके कारण से ये गोल्ड जीते हैं और जिसके कारण से ये लगातार न्यूज़ में बरकरार है। ऑल्सो 2 अदर नेम्स, सात्विक एंड चिराग। सात्विक का नाम मैंने आपको लास्ट न्यूज़ में बताया था। चिराग इज़ अनदर पर्सन जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। सो हियर इज़ द नेम सात्विक रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। दे आर द अदर 2 नेम्स जिनके बारे में आपको इसलिए लिस्ट
बता रहा हूँ। सो प्लीज़ आप इन सारे नेम्स को याद रखें, बिकॉज एंड जब हम लोग एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो उस समय बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है, और हम लोग वीकली इनके नाम देखेंगे तो हम लोग को इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सो नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। बहुत ही दुख की बात है कि कथक लेजेंड में पंडित बिरजू महाराज जी की डेथ हो गई है इस वीक। सो ही लिव्ड फ्रॉम 1938 टू 2022। दो ये हमारी यादों में और इनका जो सिखाया हुआ जो टैलेंट है उसके द्वारा ये हमेशा अपनी छाप और ये हमेशा जीवित रहेंगे। कमिंग इनटू अबाउट हिज अचीवमेंट्स, so he has been awarded as Kalidas Samman by the MP government in the year 1986-87. so this becomes important that ये इनको कालिदास अवार्ड मिल चुका है by MP government in the year 1986-87. also इनको संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड भी मिल चुका है in the year 1964. and next he has been awarded as पद्म विभूषण in the year 1986. पद्म विभूषण क्या है? It is the second highest civilian award of the government of India. First is Bharat Ratna, then second is Padma Vibhushan, and third is Padma Bhushan. So these are the top 3 names. तो इनको second highest civilian award मिला है which is पद्म विभूषण. ऑल्सो इस आर्टिकल में एक और नाम दिया है विच इज़ केलुचरण मोहपात्रा. इनका भी नाम हम लोग याद रख सकते हैं बिकॉज कभी भी कोई एग्ज़ाम कॉर्नर के क्वेश्चन पूछ सकता है. सो शी और आई डोंट नो ही इज़ अ ओडिसी लेजेंड. ओडिसी इज़ ऑल्सो अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया. सो ये ओडिसी डांस में बहुत महारत हासिल है इनको, जिनका नाम है केलुचरण महाराज. कमिंग बैक इनटू पंडित बिरजू महाराज. पंडित बिरजू महाराज की जो एक्सपर्टीज़ थी वो थी कृष्ण और राधा के जो डिवाइन रोमांस था, ये अपने कथक से इसको बहुत अच्छे से बताते थे. सो हम लोग इनके बारे में ये याद रख सकते हैं कि ही इज़ वेरी मच एक्सपर्टाइज इन कृष्ण एंड राधा की जो रिलेशनशिप है, जो इनका रोमांस है, इसको बहुत अच्छे से दर्शाते थे. द नेक्स्ट आर्टिकल. सो नेक्स्ट आई थिंक दैट्स द एंड. इस वीक कुछ ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट था नहीं. मिसलेनियस में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पर्सन इन न्यूज़ थे अदर देन पंडित बिरजू महाराज, one person named Narayan Devnath, he also died in Calcutta and he was a very famous comic character Bantul the Great. Also ये important इसलिए रहता है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी ने इनको एक ट्वीट करके इनको श्रद्धांजलि दी थी. सो दिस पर्सनस नेम बिकम्स इम्पॉर्टेंट. द नेम इज़ नारायण देवनाथ. ही वॉज अ कॉमिक राइटर और इनका जो फेमस कैरेक्टर था विच इज़ बंटुल द ग्रेट. Next is Maria Aurora Couto. She was an Indian writer and educator from Goa. Her best known book was Goa, a Stories Writer. And why she is important? Because she has been awarded a Padma Shri, India's 4th largest civilian award in the year 2010. Other 3 का मैंने आपको नाम बता दिया है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न. नेक्स्ट इज़ अबाउट हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नाम पे भी इसका नाम दर्ज हुआ है. ये 52 किलोमीटर्स लंबी रोड है साउथ लद्दाख में और ये बनी है 19,000 फीट के ऊपर. सो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट. और ये बनाया है किसी NHAI ने नहीं बनाया है, ये बनाया है डिफेंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. उसके प्रोजेक्ट हिमांग के अंडर पे ये बनाई गई रोड है. प्रीवियस जो रिकॉर्ड था वो बोलीविया के पास था, बट नाउ दिस रिकॉर्ड इज़ बीइंग हेल्ड बाय इंडिया. सो इट इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. तो आप इसको प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. फ्रेंड्स, आई थिंक दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो. काइंडली लाइक दिस वीडियो, कमेंट कि आपको और क्या इसमें और सुधार चाहिए, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एग्ज़ाम नोट्स. सो मैं जल्दी से जल्दी और भी बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकूँ. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.